दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 36। पंक्ति को शुरुआत से ही तो यही डर बना रहता था कि अब प्रांशी बड़ी हो रही हैं, इस उम्र में बच्चे के आसपास जैसा माहौल रहता है उनके दिमाग में भी वैसा ही असर होता है। इसलिए पंक्ति ने कई बार हिम्मत जुटाकर निदान से प्रांशी के सामने कुछ बदतमीजी ना करने की दरखास्त की थी, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पंक्ति दोबारा इन्हीं सब ख्यालों में कहीं गुम सी हो गई थी। तभी युग उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए उससे कहता है, हेलो, कहाँ खो गई। युग की आवाज सुनकर पंक्ति होश में आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो युग को क्या जवाब दे, इसलिए वो अपना सिर नामे हिलाते हुए उसे कहती हैं, कुछ नहीं। युग पंक्ति के इस जवाब को रूट समझता है। वैसे भी युग को पंक्ति एक सही लड़की नहीं लगती थी। उसे अब भी यही लग रहा था कि पंक्ति ही वो मम्मी है जो अर्णव से मिलने वाली थी, इसलिए वो पंक्ति पर तंज कसते हुए उसे कहता है, लगता है बच्चों की वजह से तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ पर मुंह लटकाए हुए खड़ी हो। युग की बात सुनकर पंक्ति नासमझी के साथ युग से सवाल करती है, प्लान? कैसा प्लान? युग को पंक्ति पर गुस्सा आने लगता है। वह पंक्ति को घूरते हुए उसे कहता है, देखो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं जो अपनी मासूमियत और भोली सूरत का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये भोलेपन की एक्टिंग कहीं और करना। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे अयांश से दूर रहो। समझी? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर युग वहां से चला जाता है। पंक्ति बस हैरानी के साथ युग की बात सुनकर वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर युग उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। उसका ऐसा कौन सा प्लान था जो फ्लॉप हो गया, और युग ने उससे अयांश से दूर रहने के लिए क्यों कहा। पंक्ति काफी देर तक समंदर को देखते हुए वहीं खड़ी रहती है। फिर रात गहरी होने के साथ वो भी कमरे में आकर सो जाती है। तारांकन। अगली सुबह युग अपने रोजिंदा समय पर उठकर नहाकर तैयार हो गया था। उसने आज कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। युग ने बॉडी फिट टी शर्ट के साथ नीचे जीन्स पहना हुआ था, जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। उस टी शर्ट में युग की बाइसेप उभर के दिख रही थी। उसके बाल हमेशा की तरह सलीके के साथ सेट किए हुए थे। युग कैजुअल कपड़ों में भी इतना हैंडसम दिख रहा था कि कोई भी लड़की उसे देखकर उस पर फिदा हो जाए। युग अपने रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ब्लैक कॉफी पी रहा था। तभी विजय और अर्णव झगड़ते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं। विजय अर्णव पर गुस्सा करते हुए कहता है, साले अर्णव, कल तेरी वजह से ही मेरी नींद खराब हुई है। उसकी बात सुनकर अर्णव उसे जवाब देता है, साले मेरी वजह से नहीं, उल्टा तेरी वजह से मेरी नींद खराब हुई थी। तुझे पता भी है कि तू कितने जोर से खर्राटे लेता है। सारी रात मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कान के पास कोई बुलडोजर चला रहा हो। ये सुनकर विजय अर्णव पर गुस्सा करते हुए कहता है, तू पागल वागल है क्या? उल्टा सारी रात तू मेरे ऊपर पर कभी पैर मारता रहा, कभी मुझ पर हाथ डाल रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर युग इरिटेट हो गया था, इसलिए युग उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? युग की बात सुनकर विजय उसके पास जाते हुए युग से कहता है, तुझे पता है युग, कल इस अर्णव ने क्या किया? इसी के साथ विजय युग को कल रात की सारी बातें बता देता है कि कैसे अर्णव और एक लड़की किस करते हुए उसके ऊपर आकर गिरे और उसकी नींद खराब हो गई। इस तरफ युग को अब भी यही लग रहा था कि अर्णव के साथ मिलने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि पंक्ति है। युग मन ही मन सोचने लगता है, ओ तभी वो इतना उदास लग रही थी। जो उसे चाहिए था वो उसे नहीं मिला। शेमलेस विमेन। मुझे उससे अयांश को दूर रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कानों में अर्णव की आवाज सुनाई पड़ती है, अबे तू क्या युग से मेरी कंप्लेन कर रहा है? उल्टा तेरी वजह से मेरी रात खराब हो गई उसका क्या? साले इतने बड़े क्रूज में तुझे सोने के लिए वहां बैकयार्ड में ही जगह मिली थी क्या? अगर तू वहां नहीं होता तो मैं और वो सारी रात फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते। मैं उसके। युग को ना जाने क्यों लेकिन अर्णव की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अर्णव पर गुस्सा करते हुए कहता है, बस कर अर्णव, यहाँ किसी को भी कोई शौक नहीं है तेरी एक्सरसाइजेस के बारे में जानने का। 1 घंटे में मी वर्मा के साथ हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें तुझे भी मौजूद रहना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जा। ये कहकर युग कमरे से बाहर निकल जाता है। विजय हैरानी से युग को जाते हुए देखकर सवाल करता है, ये युग को क्या हुआ है? ये इतने गुस्से में क्यों है? अर्णव भी अपने कंधे उचकाते हुए कुछ सोचते हुए ही उसे जवाब देता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद युग को एक लड़की की जरूरत है। एक अच्छा सेक्सी इसके मूड को सुधार सकता है। अर्णव की बात सुनकर विजय उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, यार मुझे भी एक लड़की की जरूरत है, मुझे भी एक लड़की दिला दें। विजय की बात सुनकर अर्णव उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, हट बे साले, मुझे दलाल समझ रखा है क्या? चल मुझको रेडी होने दें, अगर 1 घंटे के अंदर मैं मीटिंग में नहीं गया ना तो ये युग नामक राक्षस मुझे कच्चा चबा जाएगा। ये कहकर अर्णव बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विजय पीछे से चिल्लाते हुए कहते रहता है, अरे भाई सुन तो, अच्छा तू कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बोल रहा था वो तो बता दे कम से कम।
तारांकन। यहाँ दूसरी ओर सभी बच्चे और पेरेंट्स ब्रेकफास्ट बुफे में पहुंच चुके थे। पंक्ति ने अयांश और प्रांशी दोनों को ही सुबह जगाकर ब्रश करवाकर नहला दिया, फिर दोनों को तैयार करके ब्रेकफास्ट बुफे में ले आई थी। युग को तो अयांश का ख्याल रखना नहीं आता था, क्योंकि घर पर भी अयांश का सारा काम सुधा और रमा काकी ही किया करती थी, इसलिए अयांश किस समय पर क्या करता है युग को पता नहीं था। अयांश और प्रांशी को तो जैसे एक दूसरे का साथ पाकर सारी दुनिया ही मिल गई हो, वो दोनों तो एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय कर रहे थे। पंक्ति ने अयांश और प्रांशी का ब्रेकफास्ट प्लेट में सर्व कर दिया था और खुद भी अपनी प्लेट लेकर उनके सामने बैठी हुई थी। इस वक्त उन तीनों के साथ पीहू भी बैठी हुई थी। पीहू, अयांश और प्रांशी तीनों ही एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए अपना खाना खा रहे थे। लेकिन पंक्ति का ध्यान तो अपने खाने पर था ही नहीं, वो तो बस कल रात की बातों में ही उलझी हुई थी। उसे कभी प्रांशी की कही हुई बातें याद आती, तो कभी युग का उस पर चिल्लाना याद आता। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी वहां युग आता है। सभी बच्चों को नाश्ता करते हुए देखकर युग को भी अयांश का ख्याल आता है। अयांश का ख्याल आते ही युग उसके कमरे की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। अभी युग ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि उसकी नजर साइड की टेबल पर बैठे अयांश पर पड़ती है। इस वक्त अयांश प्रांशी और पंक्ति के साथ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। युग देखता है कि उन तीनों के साथ करीब 10 साल की एक लड़की बैठी हुई है। युग पीहू को नहीं जानता था, इसलिए वो पीहू को नहीं पहचान पाता। तभी युग की नजर उनके सामने बैठी पंक्ति पर पड़ती है। इस वक्त पंक्ति उन तीनों की बातें सुनकर हंस रही थी। युग पंक्ति का हंसता हुआ चेहरा देखता है कि तभी उसे विजय की बात याद आती है, जो उसने युग को अर्नव और उस लड़की के किस करने की बात बताई थी। ये याद करते हुए युग को गुस्सा आने लगा था। युग तेजी से अयांश के पास जाता है और अयांश का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए अयांश से कहता है, अयांश उठो, चलो मेरे साथ। एपिसोड 37 रूड अयांश। युग की नज़र उनके सामने बैठी पंक्ति पर पड़ती है। इस वक्त पंक्ति उन तीनों की बातें सुनकर हंस रही थी। युग पंक्ति का हंसता हुआ चेहरा देखता है कि तभी उसे विजय की बात याद आती है, जो उसने युग को अर्नव और उस लड़की के किस करने की बात बताई थी। ये याद करते हुए युग को गुस्सा आने लगा था। युग तेजी से अयांश के पास जाता है और अयांश का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए अयांश से कहता है, अयांश उठो, चलो मेरे साथ। इस वक्त अयांश बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके डैड उसे इस तरह क्यों उठा रहे हैं। अयांश सवालिया नजरों से युग की तरफ देखता है और अपनी मासूम आंखों से युग से सवाल करता है, क्या हुआ डैड, मैं तो बस अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। युग के पास अयांश की बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए युग इधर उधर देखते हुए अयांश से कहता है, वो बस ऐसे ही, बस तुम चलो मेरे साथ। अयांश को युग की बात समझ नहीं आती है कि युग उसे यहाँ से क्यों ले जाना चाहता है, इसलिए वो युग को मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पंक्ति के पास बैठना है। अयांश की बात सुनकर युग को गुस्सा आने लगता है। तभी पंक्ति उन दोनों के बीच में आते हुए युग से कहती है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बच्चे को जबरदस्ती क्यों उठा रहे हैं? उसे अगर यहाँ बैठना है तो बैठने दीजिए ना। युग पंक्ति की तरफ देखकर गुस्सा करते हुए पंक्ति से कहता है, देखो, तुम्हें मेरी और मेरे बेटे के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाने वाली तुम कोई नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पंक्ति चुप हो जाती है, क्योंकि युग सही ही तो कह रहा था। वह क्या ही लगती है अयांश की, जो वो उसे रोक पाती। लेकिन पंक्ति को यह भी नहीं अच्छा लग रहा था कि युग जबरदस्ती अयांश को अपने साथ इस तरह से खाते हुए उठाकर ले जाएं, इसलिए वह युग से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अयांश की तरफ देखकर उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहती है, अयांश बेटा, तुम एक काम करो, अपना ब्रेकफास्ट लेकर अपने डैडी के साथ बैठ जाओ, शायद उन्हें तुम्हारे साथ खाना होगा। तुम अभी अपना नाश्ता अपने पापा के साथ कर लो, उसके बाद प्रांशी के साथ खेलने आ जाना। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति की बात सुनकर अयांश अपना मुंह बनाते हुए अपनी प्लेट लेकर अपने डैड के पास जाने लगता है। वही युग को तो अभी पंक्ति पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब युग ने अयांश से उसके पास आने को कहा तो अयांश नहीं माना, लेकिन पंक्ति के सिर्फ एक बार कहने पर अयांश ने उसकी बात बिना कोई आनाकानी किए सुन ली। युग मन ही मन खुद से कहता है, इस लड़की ने मेरे बेटे को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई है, जो अयांश मेरी बात ना सुनकर इसकी बात सुन रहा है। मुझे मेरे बेटे को इससे दूर ही रखना होगा। ये सोचते हुए युग अयांश को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहीं प्रांशी, जो अब तक चुप थी, वो पंक्ति से सवाल करती है, मम्मा, वो अंकल अयांश को अपने साथ क्यों ले गए? मुझे तो अयांश के साथ खेलना था। प्रांशी की बात सुनकर पंक्ति मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती हैं, बेटा, शायद अयांश के डैड को उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तुम अपना नाश्ता खत्म कर लो, फिर कुछ देर अपनी पीहू दीदी के साथ खेल लेना। क्यों पीहू? पीहू भी पंक्ति की बात में हामी भरते हुए प्रांशी से कहती हैं, हाँ प्रांशी, हम वहाँ झूले के पास डॉल हाउस में खेलने जाएंगे। पीहू की बात सुनकर प्रांशी खुश हो जाती हैं। वो दोनों बच्चियां अपना नाश्ता खत्म करके प्ले एरिया में खेलने के लिए चली जाती हैं। पंक्ति भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसी जगह पर युग अयांश को अपने साथ दूसरी टेबल के पास ले आया था। इस वक्त अयांश ने अपना मुंह बनाया हुआ था। युग अच्छे से समझ पा रहा था कि अयांश ऐसे क्यों कर रहा है। युग शांत स्वर में अयांश से कहता है, अयांश, अपना नाश्ता खत्म करो। युग की बात को सुनकर अयांश चुपचाप खाना खाने लगता है। तभी युग की टेबल के पास विजय और अर्नव भी आ जाते हैं। विजय अयांश के पास बैठते हुए उसे कहता है, हे चैंप, वह सब तुम क्या कर रहे हो? अयांश उसे बड़े ही उखड़े हुए अंदाज में जवाब देता है, ऑब्वियसली अंकल, आप देख सकते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अयांश का जवाब सुनकर अर्नव को हंसी आ जाती है। वहीं विजय का मुंह बन जाता है। विजय युग की तरफ देखते हुए कहता है,
युग, तूने अपने बेटे को बिल्कुल तेरी तरह ही रूड बनाया हुआ है, इसमें वो बच्चों वाली बात है ही नहीं। विजय की बात सुनकर अयांश इरिटेट होकर वहां से उठते हुए युग की ओर देखकर कहता है, डैड मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं वहां खेलने जा रहा हूँ। युग कुछ कहता नहीं है, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये देखकर अयांश गेम जोन के पास चला जाता है। वहीं विजय तो अब तक अयांश का एटीट्यूड देखकर हैरान था, वह मुंह खोले हुए उसे जाते हुए देख रहा था। विजय हैरानी के साथ युग से कहता है, भाई तू शादी कर ले, तूने अयांश को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। अर्नव देख जरा अयांश को, इसमें कोई भी बच्चों वाली बात दिख रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अयांश अभी कोट पहनेगा और अपने बाप की तरह बिजनेस करने चला जाएगा। विजय ऐसा ही था, बिल्कुल भोला और मुंह ही सब कुछ भी कहने वाला इंसान था। युग और अर्नव दोनों ही उसकी इस आदत से वाकिफ थे, इसलिए वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं। युग अपने टैबलेट में मीटिंग की प्रेजेंटेशन देखने लगता है, लेकिन विजय अर्नव के कंधे को पकड़कर उससे कहता है, देख वहां अयांश कैसे एरोगेंटली चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी अर्नव की नजर सामने की तरफ जाती है, जहां पर वो लड़की खड़ी थी जिससे वो कल रात मिलने गया था। अर्नव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए विजय से कहता है, अबे छोड़ यार, मैं अयांश को क्यों देखूं, जब मेरे देखने के लिए इतने हसीन नज़ारे यहाँ मौजूद हैं। ये कहते हुए अर्नव उस लड़की को फ्लाइंग किस दे देता है। वो लड़की भी रेलिंग के पास खड़ी शर्माते हुए अर्नव को किस बेक करती है। युग अर्नव की बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन विजय अर्नव की नज़र का पीछा करते हुए उसे कहता है, अर्नव ये तो कल रात वाली ही है ना, जिसके साथ तू वो सब करने वाला था। उसकी बात सुनकर अर्नव उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ, अगर तू वहां पर सोया नहीं होता तो। विजय भी उस ओर देखते हुए अर्नव को कहता है, अबे देखिए तो खुलेआम तुझको फ्लाइंग किस दे रही है। इस पर अर्नव गर्व से मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तेरे भाई का चार्म ही इतना स्ट्रांग है कि लड़की चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा, चाहे वो बच्चे वाली ही क्यों ना हो, मेरे प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाती। उन दोनों की बात सुनकर युग एक नज़र अर्नव की तरफ देखता है। विजय और अर्नव दोनों ही सामने की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। युग अपना सिर हिलाते हुए दोबारा से अपने टैबलेट में ही ध्यान देता है, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र सामने की ओर जाती है। उस तरफ एक टेबल पर पंक्ति बैठी हुई मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देख रही थी। फिर युग अर्नव और विजय की ओर देखता है तो वो दोनों भी उस ओर ही कुछ ना कुछ इशारे कर रहे थे। दरअसल जिस टेबल के पास पंक्ति बैठी हुई थी, उसी टेबल के ठीक पीछे रेलिंग के पास ही वो लड़की खड़ी हुई थी जिसे कल रात अर्नव मिलने गया था। अर्नव और विजय दोनों ने ही गॉगल्स पहन रखे थे, इसलिए युग एग्जैक्टली वो दोनों कहाँ देख रहे हैं वो समझ नहीं पाया, लेकिन वो दोनों सामने की ओर देख रहे हैं इतना युग समझ गया था। सामने की ओर युग की नज़र रेलिंग की तरफ ना जाकर सीधे पंक्ति की ओर देखती है। वहीं पंक्ति सामने की तरफ पीहू और प्रांशी को खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी, जिस वजह से युग को यही लगता है कि वो दोनों पंक्ति से ही इशारेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ युग को पक्का यकीन हो जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पंक्ति ही थी। उन तीनों की ओर नजरें घुमाते हुए खुद से ही कहता है, ये दोनों तो पागल और बेवकूफ़ हैं ही, इन्हें तो ये भी नहीं समझ आता कि ये लड़कियां इन जैसे बेवकूफ़ों का फायदा उठाती हैं, लेकिन ये बेशर्म लड़की एक बच्ची की मां होने के बावजूद खुलेआम लड़कों को लाइन मार रही हैं। युग यही सब सोचकर वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता। एपिसोड 38 खतरे में पड़ा अयांश। रेडिसन होटल मुंबई। होटल रूम के बेड पर निदान शर्टलेस सोया हुआ था, उसके पास में ही एक लड़की भी सोई थी। इस वक्त उस लड़की के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था, वो दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए सोए थे। तभी निदान का अलार्म बजता है। वो बंद आंखों से ही अलार्म बंद करके बेड से उठ जाता है। उसके पास सो रही लड़की भी निदान के उठने से कसमसाते हुए बेड पर ही उठकर बैठ जाती है। निदान उठकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो तब वो लड़की ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे। निदान एक नज़र उस लड़की को देखकर अपनी पेंट लेकर पहनने लगता है। वो लड़की निदान को स्माइल देते हुए बेड के साइड टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकलती है और उसे जलाकर निदान की ओर बढ़ा देती है। निदान भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसे फूंकने लगता है। वो लड़की पीछे से ही निदान की खुली पीठ पर ही चूमते हुए उसे पीछे से हक कर लेती है। निदान अपनी सिगरेट को फूंकते हुए उससे कहता है, क्या बात है रिया बेबी, आज तुमको मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। रिया निदान के ऑफिस में उसके साथ ही काम करती थी। काफी समय से उन दोनों का अफेयर चल रहा था। वो दोनों अक्सर ऐसे ही किसी होटल रूम में मिलते रहते थे। कभी कभार जब रिया की रूममेट बाहर होती थी तब वो दोनों रिया के रूम में मिलते थे। रिया बड़े प्यार से उसे जवाब देती हैं, मुझे तो हमेशा ही तुम पर प्यार आता है, बस एक तुम हो कि मुझे छोड़कर बार बार अपनी गवार पत्नी के पास चले जाते हो। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। रिया की बात सुनकर निदान उसे पलटकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे कहता है, क्या बेबी, तुम उस गवार का कंपैरिजन अपने साथ क्यों कर रही हो। कहाँ तुम और कहाँ वो गवार, जो बात तुम में है वो उस गवार पंक्ति में कहाँ। निदान की बात सुनकर रिया अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती हैं, तो फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। निदान रिया को समझाते हुए कहता है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं। उस पर मैंने इतने साल इन्वेस्ट जो किए हैं, पहले मैं उससे वो वसूल तो करूं, फिर उसको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह छोड़ दूंगा, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। निदान की बात को सुनकर रिया मुस्कुराते हुए उसके हाथ की सिगरेट लेकर उसे फूंकने लगती हैं। वहीं निदान रिया की गर्दन में अपना मुंह छिपाकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। निदान एक निहायत ही घटिया इंसान था, जो कि शुरुआत से ही पंक्ति को धोखा दे रहा था। उसकी सोच बहुत ज्यादा गिरी हुई थी। तारांकन। इस तरफ क्रूज में पीहू और प्रांशी झूले के पास बने डॉल हाउस में खेल रही थी। वहीं पंक्ति शांति से एक कोने में बैठी हुई उन दोनों को देख रही थी।
युग वहां पर अर्णव और विजय की बातों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो अपनी मीटिंग की तैयारी करने के लिए अपने रूम में जा चुका था। वहीं अयांश गेम जोन के पास खेल रहा था, लेकिन उसे अकेले खेलने में मजा नहीं आ रहा था, वो बोर हो रहा था। अयांश ने पीहू और प्रांशी को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त वो दोनों ही डॉल हाउस के अंदर होने के वजह से अयांश उन दोनों को देख नहीं पाता है। इसलिए वो अकेले ही क्रूज के ओपन एरिया में आ गया था। अयांश को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए वो लोगों की भीड़ से दूर पीछे की तरफ आ जाता है। इस वक्त पीछे की तरफ कोई लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि लगभग सभी क्रूज के मेन एरिया में थे और सभी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। अयांश वहां जाकर रेलिंग से लगकर नीचे समंदर के पानी में देखने लगता है, तभी उसे वहां से कुछ मछलियां तैरती हुई दिखाई पड़ी। अयांश उन मछलियों को देखकर खुश होकर कहने लगता है, वाओ, कितनी सारी मछलियां हैं वहां पर। उसे और ज्यादा मछलियां देखने की इच्छा होने लगती है, इसलिए वो रेलिंग के ऊपर चढ़कर पानी में देखने लगता है। इस वक्त उसका पूरा ध्यान मछलियों पर ही था। दूसरी ओर पंक्ति देखती है कि प्रांशी और पीहू अपने डॉल हाउस में खेल रही हैं, तो वो एक बार उन दोनों के पास जाती हैं और उन दोनों को वहीं पर खेलने का समझाकर बाहर आ जाती हैं। पंक्ति को वहां घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो किसी शांत जगह पर जाना चाहती थी। दरअसल पंक्ति के जहन में बीती रात की बातें ही चल रही थी। प्रांशी का सच जानना उसे अंदर तक हिला चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो कैसे प्रांशी के नन्हे दिमाग से वो सारी चीजें मिटा पाएगी। साथ ही उसे कहीं ना कहीं युग का उससे रूडली पेश आना भी खल रहा था। इन्हीं सारी बातों से जूझती हुई पंक्ति बाहर की ओर आ जाती हैं और किसी शांत जगह पर जाने लगती हैं। पंक्ति ने कल देखा था कि ओपन एरिया के पीछे की ओर कोई ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए वो सुकून की तलाश में वहीं जाने लगती हैं। जैसे ही पंक्ति क्रूज के पीछे के एरिया में पहुंचती हैं, तो उसकी नजर एक कोने में रेलिंग के ऊपर खड़े अयांश पर पड़ती है। अयांश इस वक्त रेलिंग के सबसे ऊपरी डंडे पर खड़ा था और वो पूरी तरह से समंदर के बहते हुए पानी की ओर झुका जा रहा था। अगर अयांश की रेलिंग से जरा सी पकड़ छुटती है तो अयांश सीधा समंदर में गिर जाता। अयांश रेलिंग में चढ़कर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो मछलियों को देखते हुए कब रेलिंग के ऊपर चढ़ गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही पंक्ति अयांश को इस तरह देखती हैं, तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाने लगती हैं, मगर पंक्ति उसके पास पहुंच पाती उससे पहले ही अयांश की पकड़ रेलिंग से छूट गई और वो दूसरी ओर समंदर में गिरने लगा। लेकिन तब तक पंक्ति वहां पहुंच गई और उसने अयांश का हाथ पकड़ लिया। इस तरह से अचानक ही गिरने की वजह से अयांश बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। पंक्ति उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती हुई शांत करने के भाव से उसे कहती हैं, अयांश बेटा चुप हो जाओ, घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं अभी तुमको ऊपर खींच लूंगी, तुम रोना नहीं, चुप हो जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए पंक्ति अयांश को ऊपर की ओर खींचने लगती है कि तभी वहां पर युग आता है। अयांश को इस हालत में देखकर युग की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो भागते हुए उन दोनों के पास आता है। युग के उसके पास आने तक पंक्ति अयांश को ऊपर की ओर खींचकर क्रूज के अंदर ले आती है। अयांश इतना डर चुका था कि वो पंक्ति की गोद में ही उससे सिमट जाता है। वहीं पंक्ति भी अयांश को इस तरह देखकर डर चुकी थी, इसलिए अयांश को सही सलामत देखकर वो भी राहत की सांस लेती है। अयांश अब भी डरा हुआ था, इसलिए पंक्ति उसके सिर को सहला रही थी कि तभी वहां युग आता है और एक झटके से अयांश को पंक्ति से अलग करते हुए पंक्ति पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, हाउ डरे यू, मेरे बेटे को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे पानी में धक्का दे रही थी ना? पंक्ति हैरानी के साथ युग को घूरने लगती है कि तभी अयांश युग की गोद से कसमसाते हुए उतर जाता है। वो पंक्ति के पैरों से लिपटते हुए युग की तरफ देखकर कहने लगता है, डेड आप पंक्ति को मत डांटिए, पंक्ति ने तो मुझे गिरने से बचाया है। अयांश की बात सुनकर युग कुछ कहता उससे पहले ही पंक्ति अयांश के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उससे कहती हैं, अयांश बेटा आप प्रांशी और पीहू के साथ जाकर खेलो। ये सुनकर अयांश अपना मुंह बनाते हुए उसे जवाब देता है, मुझे पीहू दीदी और प्रांशी कहीं मिली ही नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ आकर खेल रहा था। अयांश की बात सुनकर पंक्ति उसे बताते हुए कहती हैं, वो दोनों डॉल हाउस में खेल रही हैं, जाओ तुम भी उनके साथ वहीं जाकर खेलो। पंक्ति की बात सुनकर अयांश खुश होकर वहां से भागते हुए चला जाता है। अयांश के जाते ही युग एक झटके के साथ पंक्ति का हाथ उसे खड़ा कर देता है। क्या करेगा युग पंक्ति के साथ? क्या कभी उसकी गलतफहमी खत्म हो पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। एपिसोड 39 युग का पंक्ति पर चिल्लाना। पंक्ति ने अयांश को पानी में गिरने से बचा लिया था। जब अयांश उससे प्रांशी के बारे में पूछता है तब उसकी बात सुनकर पंक्ति उसे बताते हुए कहती हैं, वो दोनों डॉल हाउस में खेल रही हैं, जाओ तुम भी उनके साथ वहीं जाकर खेलो। पंक्ति की बात सुनकर अयांश खुश होकर वहां से भागते हुए चला जाता है। अयांश के जाते ही युग एक झटके के साथ पंक्ति का हाथ उसे खड़ा कर देता है। पंक्ति हैरानी से युग के ऐसे रिएक्शन को देखने लगती है। युग गुस्से से पंक्ति पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के आसपास मंडराने की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अयांश से दूर रहना, तो फिर तुम क्यों बार बार उसके पास आने के बहाने ढूंढती रहती हो? इस बार पंक्ति को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि युग बार बार उसे बिना कोई वजह के बेइज्जत किया जा रहा था। इसलिए अब पंक्ति का गुस्सा भी 7वें आसमान में पहुंच गया था, इसलिए वह भी युगों पर चिल्लाते हुए कहती है, आप खुद को समझते क्या है? जो मन आएगा वह कह देंगे और सामने वाला इंसान चुपचाप सुनता रहे। और अगर आपको अयांश की इतनी परवाह थी तो उसे अकेला क्यों छोड़ा? अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो वह अब तक पानी में गिर चुका होता। युग उसका जवाब देते हुए कहता है, हाउ डरे यू टू टॉक मी लाइक दिस, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? पंक्ति भी उसे अपनी उंगली दिखाते हुए पलटकर जवाब देते हुए कहती है, आप जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक अच्छे पिता तो बिल्कुल नहीं हो।
क्योंकि देख सकती हूँ कि आप अयांश का ख्याल बिल्कुल अच्छे से नहीं रख सकते। इस वक्त युग को पंक्ति पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अभी के अभी इस लड़की को उठाकर समंदर में फेंक दे, क्योंकि आज से पहले किसी भी शख्स ने उसके साथ इस तरह से बात नहीं की थी, और उस पर भी कोई लड़की। आज तक कोई भी लड़की युग के सामने आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं करती थी, और एक ये पंक्ति थी जो उस पर गुस्सा कर रही थी। युग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह पंक्ति का हाथ पकड़कर उसे पीछे दीवार पर धकेलकर उसके बेहद करीब आ जाता है। जब पंक्ति वहां से हटने की कोशिश करती है तो युग अपने एक हाथ से पंक्ति की कलाई पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसे बीच में लॉक करके अपने हाथ दीवार पर टिका देता है। इस वक्त युग और पंक्ति का चेहरा बेहद करीब था। युग उसके नैन नक्श अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। युग अपना चेहरा पंक्ति के चेहरे के और ज्यादा पास ले आता है और अपनी कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, तुम जैसी लड़कियों को क्या चाहिए होता है वो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मुझे साफ साफ बता दो कि तुम किस मकसद के साथ अयांश के पास आना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति क्योंकि पहले युग कितने करीब आने से घबरा रही थी, ओके इतने ज्यादा करीब आने से उसके साथ से तेज हो रही थी। पंक्ति अपनी घबराई हुई आवाज में ही युग से सवाल करती है, कैसा मकसद? ये सुनकर युग एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट से अपने चेहरे पर लाकर पंक्ति से कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे भोले बनने की एक्टिंग को, जितनी मासूम तुम्हारी शक्ल है ना उससे कहीं गुना गिरी हुई तुम्हारी फितरत है। मुझे घिन आती है तुम्हारे जैसी लड़की के पास होने से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी परछाई तक अयांश के पास पड़े। तुम जैसी गिरी हुई लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देना आता है। जहां पैसा देखा नहीं कि वह अपना मुंह मारने चली जाती हो। युग की इतनी कड़वी बातें सुनकर पंक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि एक एक बात उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। युग पंक्ति के आंसू देखकर उसका हाथ झट के साथ छोड़ देता है, जिस वजह से पंक्ति लड़खड़ा जाती है। युग अपना एक हाथ अपनी पेंट के पॉकेट में डालकर दूसरे हाथ से पंक्ति को वार्निंग देते हुए कहता है, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं कि अयांश के आसपास भटकना बंद करो, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। युग तो इतना कहकर चला गया, लेकिन पंक्ति इस दीवार के सहारे टिककर नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पंक्ति का मन पहले से ही बेचैन था, वो पहले ही निदान की हरकतों से परेशान थी, उस पर युग भी उसे बुरा भला कहकर चला गया। वो रोते हुए ही खुद से कहती हैं, आखिर मेरी गलती क्या है भगवान, जो आपने मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती, ताने और तकलीफें लिख दी। आखिर कब मेरी जिंदगी में से ये सारी चीजें जाएगी, कब? ये कहते हुए पंखे फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने पैरों को मोड़कर अपना सर घुटनों पर रखकर काफी देर तक यूं ही रोती रहती हैं। तारांकन। करीब 2 घंटे के बाद क्रूज बीच पर पहुंच जाती हैं। सभी बच्चे और पेरेंट्स बीच पर एंजॉय करने लग जाते हैं। पंक्ति भी बीच के किनारे बैठी हुई थी। उसके थोड़ी दूरी पर ही पीहू, अयांश और प्रांशी खेल रहे थे। पंक्ति की आंखें लाल और सूजी हुई दिखाई दे रही थी। आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा रो रही होंगी। उसकी नजरें बच्चों पर थी, साथ बीच बीच में बच्चे भी उसके पास आकर कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहे थे। उन लोगों से काफी दूर युग, अर्नव और विजय बेंच पर बैठे हुए थे। उन तीनों के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। युग शांत बैठा हुआ था, वहीं अर्नव और विजय लगातार कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे थे। अर्नव विजय की तरफ देखकर उससे कहता है, यार विजय, तेरे बाप ने माहौल तो बहुत सही चुना है, बस एक बियर भी मिल जाती तो सही रहता। उसकी बात सुनकर विजय उसे मना करते हुए कहता है, तू पागल वागल है क्या? ये तेरा गोवा बीच नहीं है, ये स्कूल की पिकनिक है, यहाँ बियर नहीं मिलने वाली। वैसे छोड़ यार, हम कितने टाइम बाद एक साथ पार्टी कर रहे हैं, वरना तू और युग तो साथ ही रहते हो, बस मैं ही तुम दोनों के साथ नहीं मिल पाता हूँ, इसलिए आज की एक एक पिक्चर लेना तो बनता है, क्यों ब्रो? अर्नव उसकी बात को सुनकर युग की ओर इशारा करते हुए कहता है, ब्रो, युग और पार्टी? सीरियसली, जिस दिन युग पार्टी करेगा उस दिन सूरज उगना ही छोड़ देगा। अर्नव की बात सुनकर युग उसको खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। ये देखकर अर्नव बात को पलटने के इरादे से विजय से कहता है, मेरा मतलब, विजय ठीक ही कह रहा है, विजय चल ना बे, अपनी सेल्फी लें। विजय खुश होता हुआ अपना फोन निकालता है और फोन ऑन करने के लिए बटन दबाता है, लेकिन उसके फोन में चार्ज ही नहीं था। विजय उदास होते हुए कहता है, शिट यार, मेरे फोन में तो चार्ज ही नहीं है। ये सुनकर अर्नव अपने जेब से फोन निकालकर विजय को देते हुए कहता है, चिल ब्रो, ले तू मेरा फोन यूज कर ले, मैं बाद में तुझे पिक्चर शेयर कर दूंगा। विजय खुशी से उसका फोन लेकर तीनों की सेल्फी लेने लगता है। जब वो अर्नव को फोन वापस देता है, उसकी नजर नीचे गिरी हुई किसी चीज पर पड़ती है और वो जोर से कहने लगता है, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर युग और अर्नव दोनों ही उस ओर देखने लगते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। एपिसोड 40, द एरोगेंट युग मल्होत्रा। विजय खुशी से उसका फोन लेकर तीनों की सेल्फी लेने लगता है। जब वो अर्नव को फोन वापस देता है, उसकी नजर नीचे गिरी हुई किसी चीज पर पड़ती है और वो जोर से कहने लगता है, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर युग और अर्नव दोनों ही उस ओर देखने लगते हैं। वहां नीचे जमीन पर अर्नव के पैर के पास एक कॉन्डोम का पैकेट गिरा हुआ था। जैसे ही अर्नव की नजर उस पर पड़ती है, वो तुरंत ही उसे उठा लेता है। युग हैरानी से अर्नव को देखते हुए उससे पूछता है, ये तेरा है? अर्नव कुछ जवाब नहीं देता है, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पैकेट उसी का है, जिसे युग भी समझ चुका था। इसलिए युग उससे दोबारा सवाल करता है, तू इसे जेब में लेकर क्यों घूम रहा है? इस बार अर्नव अपनी सफाई देते हुए कहता है, अरे युग, तू समझता नहीं है, ये सेफ्टी के लिए है। अब मेरा चाम ही ऐसा है कि लड़कियां कहीं भी मुझ पर फिदा हो सकती हैं, इसलिए सेफ्टी तो रखनी पड़ती है ना। अब कल रात ही इसकी जरूरत पड़ जाती, अगर ये मोटा वहां नहीं होता।
लास्ट लाइन अर्नव ने विजय के कंधे पर मारते हुए कही थी। ये सुनकर विजय उस पर कुछ चिढ़ते हुए उससे कहता है, हाँ सही कह रहा है, ये इतना बड़ा प्ले बॉय है कि अगर अर्नव अपने साथ ये कॉन्डोम लेकर ना घूमे तो आज शहर के कोने कोने में इसके बच्चे घूम रहे होते। ये सुनकर अर्नव अपनी कॉलर को उठाते हुए बड़े स्टाइल से जवाब देता है, सही कहा, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ, तुम दोनों के जैसे नहीं। फिर अर्नव बारी बारी से विजय और युग की ओर हाथ दिखाते हुए कहता है, एक तू है जिसका अब तक खाता भी नहीं खुला है, और दूसरा ये युग है जिसे एक से एक लड़कियां भाव देती हैं, लेकिन ये उनकी तरफ देखता तक नहीं है। उसकी बात सुनकर युग कुछ चिढ़ जाता है। तभी अर्नव की नज़र एक औरत पर पड़ती है जो उसे देखकर कुछ इशारा कर रही थी। उसे देखकर अर्नव मुस्कुराने लगता है। अर्नव उसी ओर देखते हुए युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है दोस्तों, कल ये पैकेट का यूज़ नहीं हो पाया, लेकिन लगता है आज तो 100% इसका यूज करना ही पड़ेगा। युग और विजय उसकी बात सुनकर उसे देखने लगते हैं। विजय भी जहां अर्नव देख रहा था उस ओर देखकर अर्नव से कहता है, अबे ये तो कल रात वाली ही है ना। अर्नव कुछ कहता नहीं है, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। इस पर विजय एक्साइटेड होकर अर्नव से कहता है, अरे वाह अर्नव, तेरी तो निकल पड़ी, कुछ टिप्स मुझको भी दे दे भाई। अर्नव उसके सामने शो ऑफ करता हुआ कहता है, बेटा बाद में आयो, तुझे अच्छे से सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे प्रैक्टिकल करने जाना है। वहीं युग को अब भी यही लग रहा था कि अर्नव और कोई नहीं बल्कि पंक्ति की ही बात कर रहा है। उसे मन ही मन उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। युग की नज़र सामने जहां पंक्ति बैठी थी वहां चली जाती है। पंक्ति इस वक्त प्रांशी, अयांश और पीहू के साथ रेत का किला बना रही थी। बच्चों के साथ खेलने की वजह से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी छलक रही थी। युग एक नज़र पंक्ति को देखकर अपने मन में ही खुद से कहता है, ये लड़की कितनी मासूम दिखती है, इसकी शक्ल देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये इस तरह की हरकत भी कर सकती होंगी। तभी अर्नव उसके दूसरी तरफ जाने लगता है। युग अर्नव को पंक्ति की तरफ ना जाकर कहीं और जाते हुए देखकर विजय से सवाल करता है, अब ये कहाँ जा रहा है। विजय बड़े आराम से युग को जवाब में कहता है, वो उसका कल रात का अधूरा काम पूरा करने जा रहा है। युग अर्नव की तरफ देखता है तो अर्नव किसी दूसरी औरत के पास खड़ा उससे बात कर रहा था। ये देखकर युग हैरानी से विजय से पूछता है, यही वो कल रात वाली लड़की है। विजय उस तरफ गौर से देखकर युग को जवाब देता है, हाँ यही तो है, जो कल रात बेक्यार्ड में अर्नव के साथ थी। वहीं तो ये दोनों किस करते हुए मुझ पर गिरे थे। वैसे मानना पड़ेगा अर्नव को, अपना अर्नव शुरू से ही खिलाड़ी है, क्यों। उद्धरण चिन्ह। लेकिन युग तो अपनी अलग ही सोच में था। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि पंक्ति ही वो लड़की है जो अर्नव से मिल रही थी, लेकिन अब जाकर उसको पता चल रहा था कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हुई थी। इसी गलतफहमी के चलते युग ने पंक्ति के बारे में कितना गलत सोच लिया था। युग को अब पंक्ति के साथ किए अपने रूढ़ व्यवहार का थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन वो पंक्ति से माफी तो नहीं मांगने वाला था, क्योंकि वो युग था, द एरोगेंट युग मल्होत्रा, जो आज तक किसी के आगे नहीं झुका था, तो एक लड़की के आगे कैसे झुक जाता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये जानकर शांति महसूस हो रही थी कि वो लड़की पंक्ति नहीं है। सूर्यास्त का समय हो गया था। यहाँ बीच पर आकर पंक्ति का मन भी काफी शांत हो गया था। रोने के बाद और समंदर की ठंडी और ताजी हवा को महसूस करके उसे भी काफी अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए वो भी तीनों बच्चों के साथ खेल रही थी। इस समय पंक्ति सब कुछ भुलाकर खुश नजर आ रही थी। वहीं दूर बेंच पर बैठा युग कब से उसी की ओर देख रहा था। युग चाहकर भी अपनी नजरें पंक्ति पर से हटा नहीं पा रहा था। युग के बार बार कोशिश करने के बाद भी ना चाहते हुए उसकी नजरें पंक्ति पर ही चली जाती हैं, इसलिए युग खुद से कहता है, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार इस लड़की को देखे जा रहा हूँ। शायद मैंने इस पर बेवजह ही गुस्सा कर दिया, इसलिए मुझे गिल्ट फील हो रहा है। क्या मुझे जाकर इससे बात करनी चाहिए। ये सोचकर युग अपनी जगह से खड़ा होकर पंक्ति के पास जाने लगता है। जब पंक्ति की नजर सामने से आ रहे युग पर पड़ती है तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। इस वक्त युग अपने चेहरे पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए हुए अपने एटीट्यूड में उसी की तरफ आ रहा था। वो युग को अपने पास देखकर कुछ सहम सी जाती है। तभी अयांश युग को पुकारते हुए कहता है, डेड आप भी हमारे साथ खेलो ना। जैसे ही युग उनके पास पहुंचता है तो पंक्ति उन तीनों से कहती है, अच्छा बच्चों, तुम यहाँ रेत पर खेलो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर पंक्ति वहां से जाने लगती है। युग पंक्ति से कुछ कहने ही वाला था कि पंक्ति बिना उसकी तरफ देखे वहां से चली जाती है। पंक्ति को यहाँ अच्छा लग रहा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि युग की वजह से वो एक बार फिर उदास हो जाए। यही सोचकर पंक्ति वहां से चली गई थी। युग मुंह खोले उसे खुद को इग्नोर करके जाते हुए देखता रहा। आज तक किसी ने भी युग को इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। युग अपना चश्मा निकालकर उसे जाते हुए देखता रहा। अयांश के काफी जिद करने पर युग अयांश, प्रांशी और पीहू के साथ वॉलीबॉल खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बीच से जाने का समय होता है तो सभी वॉलंटियर सभी बच्चों और पेरेंट्स को क्रूज की तरफ जाने के लिए कहने लगते हैं। सभी बच्चे और पेरेंट्स क्रूज पर जाने लगते हैं। अब तक अर्नव भी वहां आ चुका था। अर्नव को देखकर विजय एक्साइटेड होते हुए उससे पूछता है, अर्नव तू कहाँ था, तूने उसके साथ सब कुछ कर लिया क्या। विजय का सवाल सुनकर अर्नव कुछ मुस्कुराते हुए उसे अपना कान पास लाने का इशारा करता है। अर्नव का इशारा समझते हुए विजय खुश होकर अपना कान उसके पास लाते हुए कहता है, बता बता भाई, तूने क्या क्या किया। उद्धरण चिन्ह। अर्नव उसके कान के पास जाकर उससे कहता है, बेटा सारी चीजें बताने वाली नहीं होती, बस तू इतना समझ ले, मेरे साथ होने के बाद वो अपने पति को भी भूल जाएगी। वहीं युग अर्नव और विजय की बात सुनकर इरिटेट होता हुआ उन्हें कहता है, तुम दोनों को यही सब आता है क्या, अब चलो यहाँ से।
युग की बात सुनकर वो दोनों भी मस्ती करते हुए युग के पीछे जाने लगते हैं। युग क्रूज के पास पहुंचा ही था कि उसकी नज़र पंक्ति पर पड़ती है। इस वक्त पंक्ति कुछ परेशान सी लग रही थी। वो तेज कदमों के साथ बीच की तरफ जा रही थी। पंक्ति को दोबारा से बीच की ओर जाते हुए देखकर युग सोचने लगता है, ये लड़की वहां क्यों जा रही है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।